एक रात सिब्बो ने रूपचंद से वीरा की शादी का जिक्र किया कि जल्दी ही कहीं उसके वर की खोज करनी चाहिए। उसके बाद वह वीरा को जो चीजें देना चाहती थी उसकी बातें करती रही। रात काफी हो चुकी थी पर रूपचंद जाग रहा था। सिब्बो, सहसा उसने कहा, कहिए। एक बार तुमने वह चुप हो गया, फिर बोला, जात पात का ख्याल आजकल कौन करता है। अगर वीरा। अचानक वह फिर चुप हो गया। सिब्बो कुछ समझी नहीं। वीरा इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही है और हमेशा तुम्हारी सेवा करेगी, मैं जानता हूँ। अब सिब्बो समझ गई और वह पहली बार अविश्वास से अपने पति को देखने लगी। वीरा, सिब्बो ने इतना ही कहा और फिर उसे अपने चूड़े से खेलती छोटी वीरा का स्मरण हो आया। और फिर उसे याद आया, उसने अपना चूड़े वाला हाथ 2 बार वीरा के सिर पर रखा था। उसका दिल घबरा सा उठा। तभी क्यों न वीरा को ही यह चूड़ा पहना दिया गया। तब से जाने कैसा एक पत्थर सिब्बो ने अपने दिल पर रख लिया। वह सोचती पुरुष हर तरह की मनमानी करने को स्वतंत्र है, स्त्री उसे रोक नहीं सकती। मैं अगर यह बात मान जाऊंगी तो यह मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। न भी मानूंगी तो वीरा नहीं तो कोई दूसरी मेरी जगह आ ही जाएगी, फिर क्यों न वीरा ही। और एक दिन उसने वीरा की माँ से वीरा को मांग लिया। उफ, यह क्या कहती हो बहू रानी, जैसी बेटी वीरा वैसी तुम, वह रोकर कह उठी। पर सिब्बो ने हट कर लिया, वही उसके भाग्य में था वीरा की माँ। और दूसरे दिन लोगों ने सुना, उस घर की कमीन नौकरानी वीरा अब उस घर की बहू बनेगी। रूपचंद के सामने तो किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बुजुर्ग ने सिर्फ यही कहा, रूपचंद, अगर तुम बिरादरी के किसी लड़के के लिए कहते तो तुम्हें, पर एक कमीन लड़की से शादी। कोई बात नहीं चाचा, आजकल जात कौन देखता है, उसने हंसकर उत्तर दिया। लोगों ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा पर धीरे धीरे उसके घर का खाना पीना छोड़ दिया। जब जब सिब्बो का मन उदास होता उसे घर में और भी लगाए रखने का प्रयत्न वीरा करती। घर का काम काज तो सब वीरा करती, लेकिन रुपए पैसे गहने जेवर का सब अधिकार वह सिब्बो पर डाले रखती। उसने कभी स्वयं एक पैसा अपने हाथ से नहीं छुआ। लेकिन अभी उसका लाल हाथी दांत का चूड़ा मैला भी नहीं होने पाया था कि अचानक पंजाब के बुरे दिन आ गए। लोग अपने पड़ोसियों के घर छुरियों पर सांड चढ़ाते देखते। लोग अपने अपने घरों में छोटे छोटे हथियार जमा करने लगे। कितने लोग लाल मिर्च पीसकर अपने घर जमा करने लगे। कईयों ने आग बुझाने के लिए बोरे के बोरे रेत भरकर अपने घर में रख लिया। स्त्रियों ने उस बदनसीबी की कल्पना की, आतताई जब उनका सतीत्व हरण करने पर उतारू हो जाए तो वह अफीम खाकर आत्महत्या कर लेंगी। आग भीतर ही भीतर सुलग रही थी। एक दिन के बाद ही धुआं दिखाई देने लगा और फिर आग के शोले भड़क उठे। एक गांव का दूसरे गांव से संबंध नहीं रहा। जहां जो था वहीं रह गया। किसी और का अता पता पूछने की सुध न थी। वीरा की माँ वीरा की शादी के 8 दिन बाद ही अपने किसी दूर के रिश्ते के भाई के यहाँ चली गई थी। बेटी के घर रहना उसे अच्छा नहीं लगा। रूपचंद की बड़ी हवेली में सिर्फ सिब्बो और वीरा ही रह गई थी। हो हल्ला शुरू हुआ तो रूपचंद का एक रिश्ते का भाई और एक भतीजा सुरक्षा के ख्याल से पुरानी बातें भूलकर अपना घर छोड़कर रूपचंद की मजबूत हवेली में आकर रहने लगे। भाई ने अपने तीनों बच्चों को लुधियाना अपनी बहन के पास पहुंचा दिया था। पति पत्नी यहाँ रह गए थे। भतीजे की शादी वीरा की शादी से 1 महीना पहले हुई थी। उसकी पत्नी के हाथ का चूड़ा भी अभी सुर्ख था। दुर्भाग्य ने तीनों परिवारों को एक साथ रहने को विवश कर दिया था। फिर भी इन परिवारों के अहंकार ने उन्हें सहयोग के सूत्र में न बंधने दिया। खाना अभी सबका अलग अलग बनता था। अपनी ओर से यूं ही वीरा बहुत कम रसोई के काम में हाथ डालती थी। वीरा से किसी को भी कोई शिकायत नहीं थी तो बस यही कि काश वह कमीन न होती। कयामत का दिन इसके बाद शायद कोई नहीं आना था। रूपचंद का भाई बाहर के खेतों में ही मार डाला गया और खुद रूपचंद रात को हवेली की रखवाली करता हुआ मारा गया। सारी रात हवेली के बंद दरवाजे टूटते रहे और भीतर औरतों के रोने की आवाजें तेज होती गईं। वीरा ने अपना नया चूड़ा, अपना नया सुहाग चिन्ह तोड़ डाला। यह कैसी तकदीर थी। कमीन कुल में जन्म लेकर भी वह इतने उच्च कुल की बधू बनी और फिर उसके साथ ऐसा भयंकर खेल। उसका सब कुछ उससे छीन लिया। घर में अब एक ही मर्द रूपचंद का भतीजा रह गया था। वह बंदूक लिए खिड़की में बैठा था और किसी को भी हवेली तक पहुंचने नहीं देता था।
पर अभी सुबह भी न हुई थी कि हवेली के मजबूत दरवाजों पर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दी गई। हवेली के पिछवाड़े ऊंची ऊंची पत्थर की तरह मजबूत दीवारों के उस पार कई नीची छतें थीं। रस्सियों की सहायता से नजीर उसमें से एक पर पहुंच गया और फिर एक दूसरे को लांघता हवेली की छत पर आ गया। औरतों ने सुन रखा था कि आग लगने पर सबसे पहले छत गिरती है, फिर दीवारें और सीढ़ियां। सिब्बो, वीरा और वह दोनों औरतें कांपती हुई हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों पर बैठी थी। बाहर के धुएं के अतिरिक्त उसे कुछ भी दिखाई न पड़ा। जैसे जैसे आग तेज होती जाती तो लोगों की आवाजें दूर होती जाती थी। तभी किसी का हाथ वीरा के कंधे पर पड़ा। आवाज आई, वीरा। वीरा कांप उठी। नजीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़ी अजीजी से फिर कहा, वीरा, जो कुछ होना था हो गया। अब ऐसी मौत मरना ठीक नहीं है। वीरा जैसे होश में नहीं थी। उसने पड़ोसी नजीर को भी नहीं पहचाना और न उसकी बात समझी। खुदा गवाह है वीरा, पूरे साल से मैं एक भी दिन नींद भर सोया नहीं हूँ। हल पर मैं तेरे ही सपने लेता रहा हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हो गया है वीरा? मुझे भी नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पड़ोसी नजीर हूँ, नजीर अहमद। जब भी तुम खेतों पर जाती थी मैं कुएं पर बैठा रहता। अपने इस जवानी पर रहम खाओ वीरा। अगर तुम जिंदा किसी दूसरे के हाथों पड़ गई तो तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी। मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। इस पिछले रास्ते से तुम्हें फूलों की तरह लेकर भाग जाऊंगा। जल्दी करो वीरा, अभी पूरी हवेली जलकर राख हो जाएगी। आग की लपटों ने वीरा के चेहरे को रोशन कर दिया और उसने नजीर की आंखों में देखते हुए कहा, एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा वीरा, सारी उम्र मानता रहूंगा। सारी उम्र नहीं नजीर, अभी सिर्फ एक बात। तुम सिब्बो और इन दोनों औरतों को यहाँ से खैरियत से बाहर निकाल दो। इन्हें बचाओ नजीर, किसी भी तरह। मेरे ओ इनकी रक्षा के लिए ही कुर्बान हो गए। उन्होंने इन लोगों को आश्रय दिया था। इनकी बेरूहमती हुई तो इनकी रूह कयामत तक तड़पती रहेगी नजीर। यह कैसे हो सकता है वीरा? वो लोग तो तुम औरतों को जिंदा चाहते हैं। कोई दूसरा उपाय न देखकर आखिर उन्होंने आग लगाई। यह सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करूंगी, नहीं तो इसी आग में जलकर उनके पास पहुंच जाऊंगी। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। सच कह रहे हो? खुदा गवाह है, मुझे विश्वास है। नहीं तो आज इस आग से कोई भी मुझे बचा न पाएगा। तुम भी नहीं नजीर। आग की लपटें गहरी सुर्ख हो गई। लोगों की आवाजें बंद हो गई थी। एक एक औरत को नजीर ने अपने मजबूत बाहों से उठा उठाकर साथ की नीची छत पर उतारा। वीरा धुएं को चीरकर नीचे उतरी और हाथ में खाली बंदूक पकड़े रूपचंद के भतीजे को बांह पकड़कर उसे ऊपर ले आई। वह भी जैसे अर्धमृत सा चुपचाप वीरा के पीछे पीछे ऊपर आया और पहले साथ वाली छत पर, फिर दूसरी नीची और अंत में सभी नजीर के घर जा पहुंचे। आग की लपटें आकाश को छू रही थी, परंतु लोग अब आग बुझा रहे थे क्योंकि इससे पड़ोसी घरों को खतरा पहुंच रहा था। 2 दिनों के बाद जब लोगों ने राख में ढूंढा तो उन्हें न तो किसी की हड्डियां मिली और न ही पिघला हुआ सोना चांदी। लोगों ने समझा शायद हड्डियां भी जलकर राख हो गई थी। आधी रात बीत चुकी थी। अंधेरे में दूर गन्ने के एक ऊंचे खेत में 3 घोड़ों के बीच वाले घोड़े पर बैठे सिब्बो के घोड़े के पास खड़ी वीरा ने उसकी कमर में गहनों की पोटली बांधी और सिब्बो के हाथों को चूमकर और फिर उसके पैरों को छूकर वह खेतों में अदृश्य हो गई। गांव के लोग केवल यह जानते हैं कि रूपचंद ने जिस कमीन लड़की से शादी की थी उसे पता नहीं कैसे नजीर ने हवेली में से जिंदा निकाल लिया और अब उससे निकाह करके बकायदा उसे अपनी बीबी बना लिया है। ये अमृता प्रीतम की कहानी पूरी हुई। धन्यवाद।